नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मैं हूं केसरी पांडे। बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए गीता फोगाट, बी साक्षी मलिक, सी विनेश फोगाट अथवा डी पूजा गहलोत। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी विनेश फोगाट। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। व्याख्या देख लेते हैं। विनेश फोगाट विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। विनेश ने सर्बिया के बेलग्राद में 53 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीतने के बाद ये उपलब्धि हासिल की। राष्ट्रमंडल खेल 2022 की स्वर्ण पदक विजेता विनेश ने मौजूदा यूरोपियन चैंपियन स्वीडन की इम्मा मॉमग्रेन को पराजित किया। चैंपियनशिप में यह उनका दूसरा कांस्य पदक है। इससे पहले 2019 में कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में उन्होंने पदक जीता था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में जोआओ मैनुअल गोंकाल्वेस लोरेंको को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए अंगोला, बी जाम्बिया, सी नामीबिया अथवा डी बोत्सवाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी अंगोला के राष्ट्रपति बने हैं मिस्टर लोरेंको। व्याख्या देख लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जोआओ मैनुअल गोंकाल्वेस लोरेंको को अंगोला के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने जाने पर बधाई दी है। द पॉपुलर मूवमेंट फॉर द लिबरेशन ऑफ अंगोला यानी MPLA के नेता लोरेंको 68 वर्ष के हैं। पिछले दिनों संपन्न हुए चुनाव में उन्होंने मामूली अंतर से जीत दर्ज की है। MPLA लगभग 47 वर्ष से अंगोला की सत्ता पर काबिज है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यानी तीसरे प्रश्न की ओर। जिमेक्स 2022 यानी जिमेक्स 2022 निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच नौसेना युद्धाभ्यास है? नेवल एक्सरसाइज है ये। ऑप्शंस हैं ए भारत ऑस्ट्रेलिया, बी भारत जापान, सी भारत श्रीलंका अथवा डी भारत और बांग्लादेश। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प बी यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। व्याख्या देख लेते हैं। बीते 11 सितंबर को भारत और जापान की नौसेनाओं का छठा समुद्री युद्धाभ्यास जिमेक्स 2022 बंगाल की खाड़ी में शुरू हुआ। भारतीय नौसेना ने इस संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन किया है। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों द्वारा किया जा रहा है। इनमें सह्याद्री, बहुउद्देशीय स्टिल्थ फ्रिगेट और पनडुब्बी रोधी युद्धपोत कदमत और कवरत्ती शामिल हैं। इस संयुक्त अभ्यास के 2 चरण होंगे, एक समुद्र में होगा और दूसरा विशाखापत्तनम बंदरगाह पर होगा। यह संयुक्त अभ्यास दोनों देशों के समुद्री बलों के बीच परस्पर समन्वय को मजबूत करने तथा अनुभवों को साझा करने की एक कोशिश है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस महान व्यक्तित्व की जयंती को अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी एम विश्वेश्वरैया, सी मतंगिनी हाजरा अथवा डी पिंगाली वेंकैया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी एम विश्वेश्वरैया की जयंती को अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत में हर साल 15 सितंबर को अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन भारत के इस महान अभियंता और भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म हुआ था। एम विश्वेश्वरैया भारत के महान इंजीनियरों और प्रमुख राष्ट्र निर्माताओं में से एक थे। इनका जन्म 15 सितंबर 1860 को तत्कालीन मैसूर रियासत में चिकबल्लापुर के नज़दीक मुड्डेनहल्ली में हुआ था। बढ़ते हैं आज की इस एपिसोड के अंतिम प्रश्न की ओर यानी 5th क्वेश्चन की ओर। प्रोजेक्ट चीता के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये एक राष्ट्रीय परियोजना है, नेशनल प्रोजेक्ट है जिसमें राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA और मध्य प्रदेश सरकार शामिल है। दूसरा, इस परियोजना के तहत चीतों को उनके मूल स्थान नामीबिया दक्षिण अफ्रीका से लाकर मध्य प्रदेश में बसाया जाना है। और तीसरा स्टेटमेंट, ये दुनिया का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जहां एक बड़े मांसाहारी जीव को किसी दूसरे महाद्वीप में बसाने की कोशिश हो रही है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 3 अथवा डी 1, 2 और 3।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी प्रश्न में दिए गए तीनों कथन सत्य हैं। व्याख्या देख लेते हैं। 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 8 चीतों को छोड़ेंगे। इन 8 चीतों में 3 नर और 5 मादा चीते हैं। इस प्रक्रिया को प्रोजेक्ट चीता के तहत पूरा किया जा रहा है। बता दें कि प्रोजेक्ट चीता एक राष्ट्रीय परियोजना है जिसमें राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और मध्य प्रदेश सरकार शामिल हैं। इस परियोजना के तहत चीतों को उनके मूल स्थान नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका से हवाई रास्ते से भारत लाना और उन्हें मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में बसाया जाना है। भारत का चीता प्रोजेक्ट विश्व का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जहां एक बड़े मांसाहारी जीव को किसी दूसरे महाद्वीप में बसाने की कोशिश हो रही है। इस प्रोजेक्ट के सफल होने पर भारत में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही यहाँ के सवाना जंगलों को संरक्षित किया जा सकेगा। दूसरे वन्यजीवों को भी साथ में संरक्षण मिलेगा। ITPGRAFA जो एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए ऊर्जा सुरक्षा, बी खाद्य और कृषि सुरक्षा, सी जल सुरक्षा या फिर डी पर्यावरण सुरक्षा। इसका उत्तर है बी। व्याख्या देखते हैं। भारत 19 से 24 सितंबर 2022 तक नई दिल्ली में ITPGRAFA के शासी निकाय के 9वें सत्र की मेजबानी करेगा, जिसमें कई देश के प्रख्यात वैज्ञानिक और रिसोर्स पर्सन भाग लेंगे। ITPGRAFA संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO के 31वें सत्र के दौरान नवंबर 2001 में रोम में अपनाया गया था, यानी अडॉप्ट किया गया था, और यह एक कानूनी रूप से बाध्यकारी व्यापक समझौता है, यानी लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है, जो 29 जून 2004 को लागू हुआ था और वर्तमान में भारत सहित इसके 149 अनुबंधित पक्ष हैं, यानी पार्टीज हैं। यह संधि खाद्य और पोषण सुरक्षा के साथ साथ जलवायु अनुकूल कृषि प्राप्त करने के लिए समाधान प्रदान करती है। इस संधि के लिए विभिन्न देश आपस में एक दूसरे पर निर्भर हैं और इसके परिणाम स्वरूप पहुंच और लाभ साझा करने की सुविधा के लिए एक वैश्विक व्यवस्था आवश्यक है। हाल ही में अपने किस पड़ोसी देश का भारत सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बन गया है, यानी उसको कर्ज उपलब्ध कराने वाला देश बन गया है भारत? आपके ऑप्शंस हैं ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी श्रीलंका अथवा डी म्यांमार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी यह श्रीलंका है। व्याख्या देख लेते हैं। भारत श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बन गया है। इस मामले में उसने चीन को पीछे छोड़ दिया है। भारत ने 2022 के 4 महीनों में श्रीलंका को 96.80 करोड़ अमेरिकी डॉलर का ऋण उपलब्ध कराया है। साल 2017 से 2021 के दौरान पिछले 5 सालों में चीन श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता था। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने बताया कि भारत ने श्रीलंका को करीब 4 अरब डॉलर खाद्य एवं वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किए हैं। बता दें कि श्रीलंका इन दिनों गंभीर आर्थिक एवं राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। बड़ी संख्या में लोगों को भोजन और ईंधन की कमी का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में निम्नलिखित में कौन सा प्रदेश भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बन गया है? आपके विकल्प हैं ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बी दिल्ली, सी चंडीगढ़ अथवा डी पुदुचेरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ध्यान रहे कि यहाँ केंद्र शासित प्रदेशों एवं सामान्य प्रदेशों दोनों को मिलाकर बात की जा रही है। व्याख्या देख लेते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बन गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सभी गांवों को हर घर जल सुविधा और खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया है। बता दें कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। इसका मुख्य उद्देश्य 2024 तक सभी घरों को पाइप के जरिए पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी जल जीवन मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है हर घर नल से जल कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्रोत स्थिरता उपायों को अनिवार्य तत्वों के रूप में लागू करना है, जैसे कि भूजल प्रबंधन, जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के जरिए पुनर्भरण और पुनः उपयोग आदि। अंडमान निकोबार द्वीप समूह खुले में शौच से मुक्त यानी ओपन डेफिकेशन फ्री भी घोषित किया गया है। दरअसल देश को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना स्वच्छ भारत मिशन का एक हिस्सा है। घर
समाज और देश में स्वच्छता एवं साफ सफाई को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। इस मिशन के 2 भाग हैं। पहला जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और दूसरा आवासन एवं शहरी मंत्रालय के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन शहरी। हाल ही में किस प्रदेश की विधानसभा ने अपने सत्र का एक दिन महिलाओं के लिए आरक्षित किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए पश्चिम बंगाल, बी उत्तर प्रदेश, सी केरल अथवा डी बिहार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी ये उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया है। व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र आज यानी 19 सितंबर से शुरू हुआ। इस सत्र के दौरान पहली बार विधानसभा में महिला सदस्यों के लिए 22 सितंबर का दिन आरक्षित किया गया है। देश की किसी विधानसभा में ऐसा पहली बार हो रहा है, यानी 22 सितंबर को विधानसभा के 47 और विधान परिषद की 6 महिला सदस्य ही अपना विषय रखेंगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी जी ने संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना से अनुरोध करते हुए कहा कि इस दिन को विशेष बनाने के लिए महिला सदस्य को दोनों सदनों में पीठासीन अधिकारी बनाएं। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, वाराणसी शहर को शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की पहली सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी के रूप में चुना गया है। दूसरा, साल 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य बने। विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी दोनों कथन सत्य हैं। व्याख्या देख लेते हैं। वाराणसी शहर को शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की पहली सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। 8 सदस्यीय संगठन द्वारा एक नई रोटेशन पॉलिसी के तहत वाराणसी 2022-23 के लिए SCO की राजधानी बन गई है। बता दें कि SCO एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है जिसका लक्ष्य यूरेशियाई क्षेत्र में शांति, सुरक्षा एवं स्थिरता बनाए रखना है। इसका गठन साल 2001 में किया गया था। वर्ष 2001 में SCO के गठन से पहले कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान शंघाई 5 के सदस्य थे। साल 2001 में संगठन में उज्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद शंघाई 5 का नाम बदलकर SCO कर दिया गया। वर्ष 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य बने। वर्तमान में इसके सदस्य देशों में कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान शामिल हैं। SCO सचिवालय बीजिंग में स्थित है। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर यानी 5वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य EV रामास्वामी के जन्मदिन को अपने यहाँ सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाती है? विकल्प हैं ए पश्चिम बंगाल, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल अथवा डी तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी ये तमिलनाडु है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तमिलनाडु सरकार सुधारवादी नेता EV रामास्वामी, जिन्हें पेरियार के नाम से भी जाना जाता है, इनके जन्मदिन को राज्य में सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाती है। बता दें कि पेरियार का तमिलनाडु की सामाजिक और राजनीतिक हालत पर गहरा प्रभाव है। इनका जन्म 17 सितंबर 1879 को एक धार्मिक हिंदू परिवार में हुआ था। हिंदू धर्म की कुरीतियों पर पेरियार ने पूरी जिंदगी अपना विरोध दर्ज कराया। इन्होंने जस्टिस पार्टी का गठन किया जिसका सिद्धांत जातिवाद और असमानता का विरोध करना था। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, संयुक्त राष्ट्र महासभा का वार्षिक सत्र हर साल सितंबर माह में न्यूयॉर्क में आयोजित किया जाता है। दूसरा, इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का आयोजन हो रहा है। तीसरा, UN महासभा में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा काम्बोज हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सत्र के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे हैं। इस यात्रा पर वह द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकों समेत 50 से अधिक आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि यानी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा काम्बोज ने ट्विटर पर लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र में भाग लेने के लिए यहां आए हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का स्वागत करके खुशी हुई। वह इस सप्ताह के दौरान कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकों में भाग लेंगे या उनकी सह अध्यक्षता करेंगे। वह 24 सितंबर को विश्व नेताओं को संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से संबोधित करेंगे। वह अल्बानिया, माल्टा, मिस्र और इंडोनेशिया के अपने समकक्षों संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष साबा कुरोसी और कई अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकों के साथ अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। वह फ्रांस, भारत, संयुक्त अरब अमीरात त्रिपक्षीय बैठक में भी हिस्सा लेंगे। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। नवंबर 2022 में UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के COP27 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? आपके ऑप्शंस हैं A स्पेन, B इटली, C इजिप्ट या फिर D ऑस्ट्रेलिया। इसका उत्तर है C। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 19 सितंबर 2022 को काहिरा में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी से मुलाकात की। भारतीय रक्षा मंत्री ने उन्हें नवंबर 2022 में COP27 की सफल मेजबानी के लिए अग्रिम शुभकामनाएं दी। दोनों नेताओं ने सैन्य सहयोग को और मजबूत करने और संयुक्त प्रशिक्षण यानी ज्वाइंट ट्रेनिंग, रक्षा सह उत्पादन और उपकरणों के रखरखाव पर ध्यान केंद्रित करने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों देशों ने रक्षा उत्पादन की आवश्यकता पर बल दिया और उस संबंध में विशिष्ट प्रस्तावों पर चर्चा भी की। भारतीय रक्षा मंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ मिस्र द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की और वहीं इजिप्ट के राष्ट्रपति सीसी ने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद के खतरे का मुकाबला करने के लिए भारत और मिस्र को विशेषज्ञता और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान करने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम की बैठक कहां आयोजित की गई है? आपके ऑप्शंस हैं A भारत, B फ्रांस, C अमेरिका या फिर D संयुक्त अरब अमीरात। इसका उत्तर है C। व्याख्या देखते हैं। केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में कहा है कि ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम की बैठक भारत को विश्व के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगी। यह बैठक अमेरिका में आयोजित की जा रही है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह इसमें भाग लेने के लिए एक उच्च स्तरीय संयुक्त मंत्री स्तर के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख के रूप में अमेरिका की 5 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। यह मंच विभिन्न देशों के कम से कम 30 मंत्रियों, सैकड़ों CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स और व्यापार दिग्गजों, वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों सहित सभी हितधारकों यानी स्टेक होल्डर्स को एक साथ लाएगा और यह स्वच्छ ऊर्जा की चिंताओं से संबंधित मुद्दों के बारे में भारतीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत द्वारा अर्जित की गई अग्रणी भूमिका को भी स्वीकृति प्रदान करता है। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। भारतीय राज्यों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं A उत्तराखंड, B हिमाचल प्रदेश, C नई दिल्ली या फिर D गुजरात। इसका उत्तर है B। व्याख्या देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय पर्यटन, संस्कृति और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित राज्य पर्यटन मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत की। इस अवसर पर मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, हरियाणा, मिजोरम, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश सहित 12 राज्यों के पर्यटन मंत्री मौजूद थे। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में राज्य पर्यटन मंत्रियों का 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन जी किशन रेड्डी की अध्यक्षता में एक संवाददाता सम्मेलन के साथ शुरू हुआ था। अब बात करते हैं आज के 5वें और अंतिम सवाल की। लस्सा या लासा बुखार के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? यानी आपको गलत कथन चुनना है, ध्यान दीजिएगा। विकल्प हैं A, ये बीमारी खासकर सियरा लियोन, लाइबेरिया, गिनी और नाइजीरिया समेत पश्चिम अफ्रीका के देशों में पाया जाता है।
विकल्प बी, लासा बुखार एक गंभीर हेमोरेजिक बीमारी होती है। सी, लसा वायरस का संबंध एरेना वायरस परिवार से है। अथवा डी, लासा बुखार या लासा फीवर ज्यादातर कुत्तों से फैलता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी डी में दिया गया कथन गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में नाइजीरिया सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी एनसीडीसी ने एक आंकड़ा जारी करते हुए बताया कि वहां पर यानी नाइजीरिया में देश भर में लस्सा बुखार से मरने वालों की संख्या बढ़कर 171 हो गई है। बता दें कि ये बीमारी खासकर सियरा लियोन, लाइबेरिया, गिनी और नाइजीरिया समेत पश्चिम अफ्रीका के देशों में पाया जाता है। इन देशों में यह स्थानिक रोग है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक लासा बुखार एक गंभीर हेमोरेजिक बीमारी होती है। इस वायरस का संबंध एरेना वायरस परिवार से है। लासा बुखार या लासा फीवर मुख्यतः चूहों से फैलता है, यानी कुत्तों से नहीं फैलता ये। इसके लक्षणों की बात करें तो इसमें संक्रमित व्यक्ति में हल्का बुखार, थकान, कमजोरी और सिरदर्द जैसे लक्षण देखे जा सकते हैं। अधिक गंभीर लक्षणों में रक्तस्राव, सांस लेने में कठिनाई, उल्टी, चेहरे की सूजन, छाती, पीठ और पेट में दर्द और झटके लगना आदि शामिल हैं। लासा फीवर से जुड़ी सबसे आम समस्या बहरापन है। इस बीमारी से बचने के उपाय के रूप में विशेषज्ञ सबसे बेहतर रास्ता यही सुझाते हैं कि चूहों के संपर्क से बचा जाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विंडफॉल टैक्स के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, विंडफॉल टैक्स ऐसी कंपनियों या इंडस्ट्री पर लगाया जाता है जिन्हें किसी खास तरह की परिस्थितियों में तत्काल यानी अचानक काफी लाभ होता है। दूसरा स्टेटमेंट, हाल ही में विरोध के चलते केंद्र सरकार ने इसे समाप्त कर दिया है। ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल कथन एक सत्य है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी तेल एवं गैस उत्पादक कंपनी ओएनजीसी ने सरकार से घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर लगाए गए विंडफॉल टैक्स को खत्म करने का अनुरोध किया है। बता दें कि विंडफॉल टैक्स ऐसी कंपनियों या इंडस्ट्री पर लगाया जाता है जिन्हें किसी खास तरह की परिस्थितियों में तत्काल काफ़ी लाभ होता है। उदाहरण के तौर पर भारत की तेल कंपनियों को आप ले सकते हैं। दरअसल यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में काफ़ी उछाल आया है। इससे तेल कंपनियों को काफ़ी फायदा मिला था, इसलिए उन पर विंडफॉल टैक्स लगाया गया था। भारत ही नहीं, इटली और यूके ने भी अपनी एनर्जी कंपनियों पर इस तरह का टैक्स लगाया है। भारत सरकार ने अभी इसे समाप्त नहीं किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में आईपीसी की धारा 354C सुर्खियों में है। यह किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं ए उपभोक्ता अधिकारों के हनन से, बी किसी महिला की लज्जा भंग करने से, सी चीतों को शारीरिक नुकसान पहुंचाने से, अथवा डी कछुओं के अवैध निर्यात से। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। व्याख्या देख लेते हैं। पंजाब के मोहाली स्थित चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के गर्ल्स हॉस्टल से छात्राओं के निजी वीडियो वायरल किए जाने की घटना सामने आई है। आईपीसी की धारा 354C और आईटी एक्ट की धारा 66E के तहत इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला की उस वक्त फोटो क्लिक करता है या वीडियो बनाता है जब वो कोई अपना प्राइवेट एक्ट कर रही हो, यानी नहा रही हो या फिर कुछ और निजी काम कर रही हो, और अगर उस वक्त उसे उम्मीद है कि उसे कोई देख नहीं रहा होगा, ऐसे में उस वक्त कोई भी उस महिला को कैमरे में कैद करता है तो उसके ऊपर धारा 354C के तहत कार्रवाई की जाएगी। यानी किसी भी महिला की लज्जा भंग करना एक गंभीर अपराध है। ऐसी स्थिति में प्रावधान के अनुसार इस धारा में दोषी पाए जाने पर पहली बार गलती पर 1 से 3 साल और बाद में 3 से 7 साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही दोषी व्यक्ति पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी फोर्थ क्वेश्चन की ओर। हाल ही में केंद्र सरकार ने किन 2 स्थानों के बीच देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा शुरू करने की बात कही है? ऑप्शंस हैं ए मुंबई से कोलकाता के बीच, बी वाराणसी और असम के बोगीबील के बीच, सी गुजरात के सूरत से चेन्नई के बीच, अथवा ऑप्शन डी कानपुर से केरल के तिरुवनंतपुरम के बीच।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया कि वाराणसी और असम के बोगीबील के बीच 2023 से देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा शुरू होगी। ये क्रूज सेवा 4000 किलोमीटर से भी लंबा सफर तय करेगी। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से होकर गुजरेगी। एक और ज़रूरी बात आपको बता दें कि क्रूज जहाज बड़े यात्री जहाज होते हैं जिनका इस्तेमाल मुख्य रूप से पर्यटन और व्यापार के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5th क्वेश्चन की ओर। हाल ही में खबरों में रही माया किस जानवर की दुनिया की पहली क्लोनिंग है? ऑप्शंस हैं ए ऑलिव रिडले टर्टल्स यानी कछुए, बी ऊंचाई पर रहने वाला कस्तूरी मृग, सी आर्कटिक भेड़िया यानी आर्कटिक वोल्फ, इसे व्हाइट वोल्फ भी कहते हैं, और ऑप्शन डी भारतीय पैंगोलिन यानी इंडियन पैंगोलिन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी आर्कटिक भेड़िया की क्लोनिंग की गई है पहली बार। व्याख्या देख लेते हैं। आर्कटिक भेड़िया का वैज्ञानिक नाम कैनिस लूपस आर्कटोस है। इनकी प्रजाति इस वक्त विलुप्त होने की कगार पर है। इन्हें बचाने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। इसी क्रम में चीन ने अभी दुनिया में पहली बार आर्कटिक भेड़ियों की क्लोनिंग करके नया भेड़िया पैदा किया है। इस आर्कटिक भेड़िया का जन्म 10 जून 2022 को हुआ था और इसका नाम माया रखा गया है। चीन की एक जेनेटिक कंपनी साइनोजीन बायोटेक्नोलॉजी एंड हार्बिन पोलर लैंड ने इस भेड़िए की क्लोनिंग की है। इसे बनाने के लिए डोनर सेल कनाडा के एक मादा आर्कटिक भेड़िए की त्वचा से लिया गया था। इसके बाद अंडे को एक मादा कुतिया से लिया गया, फिर इसे एक बीगल ब्रीड की कुतिया के गर्भ में सरोगेट कराया गया। चूंकि आर्कटिक भेड़िए और बीगल ब्रीड की कुतिया का जेनेटिक्स कई मामलों में एक जैसा होता है, इसीलिए बीगल ब्रीड की कुतिया का ही चयन किया गया। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि क्लोनिंग से दुनिया के दुर्लभ और विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके जीवों को बचाया जा सकता है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसका गठन वर्ष 1948 में हुआ था। दूसरा, इसका नाम CBN से पहले ओपियम डिपार्टमेंट था। और तीसरा, इसका मुख्यालय शुरू में शिमला में था लेकिन अभी ग्वालियर में है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। इसका उत्तर है बी। व्याख्या देखते हैं। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में पहली बार केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो यानी CBN ने भांग की खेती को नष्ट किया है। 11,000 फीट ऊंचाई पर मलाड़ा की चोटियों सहित जिले में करीब 23 जगहों पर अवैध रूप से उत्पादित भांग की पौध को नष्ट किया गया है। यह अभियान नारकोटिक्स ब्यूरो ने जिले में करीब 2 सप्ताह तक चलाया। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने 1032 हेक्टेयर से भांग की खेती को नष्ट करने का दावा किया है। इस अभियान में नारकोटिक्स ब्यूरो ने ड्रोन का भी इस्तेमाल किया है। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के तहत नशीले पदार्थों के खिलाफ कानूनों का प्रवर्तन करने वाली शीर्ष एजेंसी है, जिसे इसकी अन्य जिम्मेदारियों के साथ साथ भांग और अफीम की अवैध खेती की पहचान करने और उसे नष्ट करने का काम सौंपा गया है। CBN ने पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, उत्तराखंड आदि कई राज्यों में नशीले पदार्थों को नष्ट करने का अभियान चलाया है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले कुछ वर्षों में अफीम और भांग की 25,000 हेक्टेयर से अधिक की अवैध खेती नष्ट की गई है। CBN ने इस साल फरवरी और मार्च के महीने में अरुणाचल प्रदेश में लगभग 3600 हेक्टेयर में लगे अवैध अफीम को नष्ट किया है। CBN भविष्य में भी देश भर में अवैध खेती को नष्ट करने के ऐसे अभियान को जारी रखने का इरादा रखता है। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। शी इज़ अ चेंज मेकर परियोजना किस मंत्रालय से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, बी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सी महिला और बाल विकास मंत्रालय या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने हर स्तर पर महिला प्रतिनिधियों के नेतृत्व कौशल में सुधार के लिए आयोग के अखिल भारतीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम शी इज़ अ चेंज मेकर परियोजना के तहत 6 राज्यों के निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों यानी विधायकों के लिए लैंगिक जिम्मेदार शासन यानी जेंडर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस पर एक कार्यशाला का हाल ही में आयोजन किया।
उद्घाटन समारोह में तेलंगाना की राज्यपाल और पुदुचेरी की उपराज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा सुश्री रेखा शर्मा और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी की उप निदेशक दिशा पन्नू भी इस अवसर पर उपस्थित थीं। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। प्रोफेसर अजय सूद वर्तमान में किस पद पर कार्यरत हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए इसरो का प्रमुख, बी DRDO का प्रमुख, सी भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार या फिर डी भारत के विदेश सचिव। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय सूद और ब्रिटेन के उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने 21 सितंबर 2022 को शी इज विमेन इन स्टेम पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक को एल्सा मैरी डी सिल्वा और सुप्रीत के सिंह ने लिखा है। भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष होने के क्रम में इस पुस्तक में स्टेम यानी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी, कला और गणित के क्षेत्र की 75 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। पुस्तक में स्टेम के क्षेत्र में सतत विकास, नेतृत्व और स्त्रीत्व का अभिनंदन किया गया है। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, वर्ष 2030 तक विश्व मानकों की तुलना में भारत में लॉजिस्टिक्स की लागत में कटौती करना। दूसरा, वर्ष 2030 तक 25 शीर्ष देशों में लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक रैंकिंग में सुधार लाना। और तीसरा, प्रभावी लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम के लिए डेटा आधारित निर्णय समर्थन की संरचना करना। उपरोक्त में से कौन से राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के लक्ष्यों में शामिल हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। इसका उत्तर है डी। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति को मंजूरी दे दी है। नीति के तहत लॉजिस्टिक्स सेवाओं में कुशलता लाने के लिए एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म, मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन, निगरानी के तंत्र और कौशल विकास की शुरुआत होगी। इस नीति के तहत लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और इसमें उन लक्ष्यों को हासिल करने की विस्तृत कार्य योजना को भी शामिल किया गया है। वर्ष 2030 तक विश्व मानकों की तुलना में भारत में लॉजिस्टिक्स की लागत में कटौती करना, वर्ष 2030 तक 25 शीर्ष देशों में लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक रैंकिंग में सुधार लाना और प्रभावी लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम के लिए डेटा आधारित निर्णय समर्थन की संरचना करना। अब बात करते हैं आज के पांचवें और अंतिम सवाल की। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, वर्ष 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के अधिनियमन के साथ ही अल्पसंख्यक आयोग एक सांविधिक यानी स्टैच्यूटरी निकाय बन गया और इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कर दिया गया। दूसरा, वर्ष 1993 में पहले वैधानिक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया और 5 धार्मिक समुदायों मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया गया। तीसरा, वर्ष 2014 में जैन धर्म मानने वालों को भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया था। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। इसका उत्तर है डी। व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की मासिक बैठक हाल ही में अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा की अध्यक्षता में हुई है। इस बैठक में आयोग के उपाध्यक्ष और सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के दौरान आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को 30 जून 2022 से 20 सितंबर 2022 के दौरान 511 याचिकाएं प्राप्त हुईं, जिनमें से 317 का निपटारा कर दिया गया है। शेष 194 मामलों में कार्रवाई शुरू कर दी गई है और रिपोर्ट मांगी गई है। वर्तमान में रिपोर्ट प्रस्तुत करने की प्रक्रिया विभिन्न स्तरों पर है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने 30 जून से 20 सितंबर 2022 तक की इसी अवधि के दौरान 13 मामलों की सुनवाई की और संबंधित पक्षों को जल्द से जल्द इन मुद्दों को हल करने के उद्देश्य से उपयुक्त निर्देश भी दिए। भारत की IHCI पहल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, हाल ही में भारत की IHCI पहल को संयुक्त राष्ट्र के एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दूसरा,
IHCI पहल टीबी नियंत्रण से संबंधित है, जिसे साल 2019 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल कथन 1 सत्य है, कथन 2 असत्य है। व्याख्या देख लेते हैं। उच्च रक्तचाप के खिलाफ देश के सराहनीय प्रयासों के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने और इससे बचने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत एक विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है। भारत की इस उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल यानी IHCI को अब वैश्विक स्तर पर सराहा गया है। इसके लिए भारत को 2022 UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स और विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेष कार्यक्रम में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पुरस्कार मिला है। बता दें कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के साथ मिलकर देश भर में भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण प्रबंधन पहल यानी IHCI शुरू किया गया है। ये एक 5 वर्षीय कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत नवंबर 2017 में की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन सेकंड क्वेश्चन की ओर, गैंडा जानवर के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, हर साल 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है। दूसरा, इस समय एक सींग वाले गैंडे को लुप्त प्राय जानवर की श्रेणी से अलग करके अति संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी दोनों कथन सत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। साल 2011 से हर साल 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य गैंडों की सभी प्रजातियों के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि एक सींग वाले गैंडों के संरक्षण में भारत का लंबा इतिहास रहा है, जो गर्व की बात है। इस समय असम में लगभग 2900 गैंडे हैं। विश्व धरोहर स्थल काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हाल में हुए सर्वेक्षण में 200 गैंडों की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भारतीय राइनो विजन के अंतर्गत गैंडों को असम में अनेक अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों में संरक्षित किया जा रहा है। इस समय एक सींग वाले गैंडे को लुप्त प्राय जानवर की श्रेणी से अलग कर अति संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर, यानी तीसरे प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? आपके विकल्प हैं ए 12 सितंबर, बी 15 सितंबर, सी 17 सितंबर, अथवा डी 24 सितंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी ये 15 सितंबर को मनाया जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। दुनिया भर में 15 सितंबर के दिन को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र के सिद्धांतों को बढ़ावा देना है। दरअसल अंतर संसदीय संघ यानी IPU द्वारा 15 सितंबर 1997 के दिन लोकतंत्र पर सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार किया गया था। इस दिन के महत्व को ध्यान में रखते हुए साल 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA द्वारा अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। इसके बाद साल 2008 से ही हर साल इस दिवस को लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समर्पण के साथ मनाया जा रहा है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में हेमकोश सुर्खियों में था, ये क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए रेलवे में लेन देन का रिकॉर्ड रखने वाला एक पोर्टल है ये, बी मृगों की एक दुर्लभ प्रजाति है, सी असमी भाषा का ये शब्दकोश है, अथवा डी भारतीय पैंगोलिन की खाल से बनने वाली एक विशेष किस्म की दवा है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी ये असमी भाषा का एक शब्दकोश है। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को जयंत बरुआ से असमी भाषा के हेमकोश का ब्रेल संस्करण प्राप्त हुआ। श्री मोदी ने इस प्रयास के लिए जयंत बरुआ और उनके सहयोगियों की सराहना की। हेमकोश असमी भाषा के 19वीं सदी के शब्दकोशों में से है। इसका प्रकाशन सबसे पहले वर्ष 1919 में हेमचंद्र बरुआ ने किया था। उसके बाद बरुआ के परिवार की अगली पीढ़ियों ने समय समय पर शब्दकोश के नए संस्करण जारी किए हैं। ब्रेल पद्धति एक तरह की लिपि है जिसको विश्व भर में दृष्टिहीनों को पढ़ने और लिखने में स्पर्श करके व्यवहार में लाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी पांचवें प्रश्न की ओर, जो कि इस कार्यक्रम का अंतिम प्रश्न है।
गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी UAPA के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इस कानून में साल 2019 में संशोधन किया गया था। दूसरा, इस कानून की धारा 15 में भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता को संकट में डालने के इरादे से आतंक फैलाने या आतंक फैलाने की संभावना के इरादे से किया गया कार्य आतंकवादी कृत्य माना गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी दोनों कथन सत्य हैं। व्याख्या देख लेते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया वाले मामले में UAPA कानून चर्चा में है। UAPA को साल 1967 में भारत की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के उद्देश्य से बनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य आतंकी गतिविधियों को रोकना है। इस कानून की धारा 15 में भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता को संकट में डालने के इरादे से भारत में आतंक फैलाने या आतंक फैलाने की संभावना के इरादे से किया गया कार्य आतंकवादी कृत्य माना गया है। इसमें बम धमाकों से लेकर जाली नोटों तक का कारोबार शामिल है। इस कानून के दुरुपयोग को लेकर अक्सर आरोप लगते रहते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कानून सरकार द्वारा किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने का अधिकार देता है, जिससे इसका दुरुपयोग हो सकता है। इसके चलते लोगों के मूल अधिकारों का हनन भी हो सकता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को केवल सरकार की भावना या संदेह के आधार पर आतंकवादी नहीं कहा जा सकता है। बथुकम्मा फेस्टिवल अभी सुर्खियों में है। यह किस राज्य का त्योहार है? आपके ऑप्शंस हैं ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु या फिर डी तेलंगाना। इसका उत्तर है डी। व्याख्या देखते हैं। बथुकम्मा, जिसे कई जगहों पर बतुकम्मा भी लिखा हुआ पाया जाता है, यह लोक पर्व तेलंगाना में राजकीय त्योहार का दर्जा प्राप्त है और अभी सुर्खियों में है। यह शारदीय नवरात्र के समय में ही मनाया जाता है। बतुकम्मा को तेलंगाना का सबसे प्राचीन लोक पर्व माना जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक इस वर्ष 25 सितंबर से 3 अक्टूबर 2022 तक बथुकम्मा समारोह आयोजित हो रहा है। त्योहार में रंग बिरंगे फूलों की केंद्रीय भूमिका रहती है। इसे फ्लोरल फेस्टिवल या फ्लावर फेस्टिवल भी कहते हैं और यह पर्व देवी माता को समर्पित है। कुछ लोग इसे जल, मिट्टी और मानव के समन्वय का पर्व बताते हैं। इसको वर्षा ऋतु के समापन और शीत ऋतु के आरंभ का द्योतक पर्व भी माना जाता है। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। मुस्लिम ब्रदरहुड संगठन जो सुर्खियों में है, किस देश से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए सीरिया, बी मिस्र, सी लेबनान या फिर डी टर्की। इसका उत्तर है बी। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में मुस्लिम ब्रदरहुड संगठन के आध्यात्मिक और प्रभावी नेता अल करदावी का निधन हो गया है। मुस्लिम ब्रदरहुड मिस्र का यानी इजिप्ट का सबसे पुराना और सबसे बड़ा इस्लामिक संगठन है। इसे इख्वान अल मुसलमीन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1928 में हसन अल बन्ना ने की थी। स्थापना के बाद इस संगठन ने पूरे संसार में इस्लामी आंदोलनों को काफ़ी प्रभावित किया और मध्य पूर्व के कई देशों में इसके सदस्य हैं। शुरुआती दौर में इस आंदोलन का मकसद इस्लाम के नैतिक मूल्यों और अच्छे कामों का प्रचार प्रसार करना था, लेकिन जल्दी ही मुस्लिम ब्रदरहुड राजनीति और आतंकी गतिविधियों में शामिल हो गया और इस पर कई खाड़ी देश आरोप भी लगाने लगे कि ये टेरर एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देता है। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। विट्ठल भाई पटेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, मुंबई के मेयर रहे विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय संविधान सभा के पहले निर्वाचित अध्यक्ष थे। दूसरा, 1932 में विट्ठल भाई जेल में थे और अंग्रेजों ने उन्हें हेल्थ ग्राउंड पर रिहा कर दिया था। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी न तो 1 न ही 2। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। दोनों ही कथन विट्ठल भाई पटेल के संबंध में सही हैं। आज ही के दिन 27 सितंबर को 1873 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल का जन्म गुजरात के नाडियाड में हुआ था। विट्ठल भाई भी अपने समय के बड़े नेता थे।
सियासत में उनका बड़ा कद था, लेकिन अपने मशहूर भाई सरदार पटेल से उनकी कभी नहीं बनी। दोनों भाइयों के रिश्ते अच्छे नहीं थे, उनके संबंधों में लंबे समय तक कड़वाहट रही। बाद में ये तब भी देखने को मिली जब बड़े भाई ने अपनी वसीयत में वल्लभ भाई के नाम तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन अपनी 1/3 संपत्ति सुभाष चंद्र बोस के नाम कर गए थे। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए सूरत, बी भोपाल, सी नई दिल्ली या फिर डी पुणे। इसका उत्तर है डी। व्याख्या देखते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के प्रमुख संस्थानों में से एक है। NIV यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे आर्थ्रोपोड बोर्न वायरस की जांच के लिए रॉकफेलर फाउंडेशन USA के वैश्विक कार्यक्रम का परिणाम है और अब यह पूरी तरह से ICMR द्वारा वित्त पोषित है। इस संस्थान को 1967 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहयोगी प्रयोगशालाओं में से एक के रूप में नामित किया गया था और इसने 1969 से अरबो वायरस अध्ययन के लिए दक्षिण पूर्वी एशिया के संदर्भ में WHO के क्षेत्रीय केंद्र के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया था। अब बात करते हैं आज के 5वें और अंतिम सवाल की। इब्सा का गठन किस वर्ष हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं ए 2003, बी 2005, सी 2008 या फिर डी 2011। इसका उत्तर है ए। व्याख्या देखते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका यानी इब्सा संगठन के त्रिपक्षीय मंत्री स्तरीय आयोग की 10वीं बैठक की मेजबानी की। बैठक में ब्राजील के विदेश मंत्री कार्लोस फ्रांका और दक्षिण अफ्रीका के स्वास्थ्य मंत्री जोएले फाहला भी शामिल हुए। तीनों देशों के नेताओं ने इस बात पर भी जोर दिया कि संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का व्यापक सुधार एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय विषय बना हुआ है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के साथ सुरक्षा परिषद के सुधार को आगे बढ़ाना एक अनिवार्य और शीर्ष प्राथमिकता बन गई है। तीनों देशों के मंत्रियों ने सुरक्षा परिषद की सदस्यता के विस्तार के लिए काम करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। इस प्रतिबद्धता में समकालीन वैश्विक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने वाली एक प्रभावी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए स्थायी और गैर स्थायी दोनों श्रेणियों में एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका की उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के प्रतिनिधित्व को शामिल करने की बात की गई है, ताकि एक प्रतिनिधि, समावेशी, न्याय संगत और उत्तरदायी व्यवस्था को प्राप्त किया जा सके। गौरतलब है कि G8 शिखर सम्मेलन के दौरान 2 जून 2003 को एवियन में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री और ब्राजील के तत्कालीन राष्ट्रपति और दक्षिण अफ्रीका के तत्कालीन राष्ट्रपति के बीच बैठक में इब्सा की स्थापना पर विचार विमर्श हुआ था। और जब इन तीनों देशों के विदेश मंत्रियों की 6 जून 2003 को ब्रासीलिया में बैठक हुई थी, तब इस समूह को औपचारिक रूप दिया गया और इसका नाम इब्सा वार्ता मंच रखा गया और ब्रासीलिया घोषणा जारी की गई थी। सुरक्षित गर्भपात के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, कुछ शर्तों के साथ ये हर महिला का मौलिक अधिकार है। दूसरा, हालांकि इसमें अविवाहित महिलाएं शामिल नहीं होती हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल कथन 1 सत्य है, कथन 2 गलत है। क्यों गलत है, इसके लिए देखते हैं व्याख्या को। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि अविवाहित महिलाएं भी 20 से 24 सप्ताह की अवधि में गर्भपात कराने की हकदार हैं। दरअसल एक 25 वर्षीय अविवाहित गर्भवती महिला को 24 सप्ताह का गर्भ था, जो कि अपने रिश्ते के विफल होने के बाद ये गर्भपात कराना चाहती थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया था, क्योंकि कोर्ट के मुताबिक गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति नियम 2003 अविवाहित महिलाओं को कवर नहीं करता है। हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ महिला ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के सेक्शन 3 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इस महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एक अविवाहित महिला को सुरक्षित गर्भपात के अधिकार से वंचित करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसकी व्यक्तिगत स्वायत्तता और स्वतंत्रता का उल्लंघन है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। गरुण अभियान, जो कि सुर्खियों में है, किससे संबंधित है? विकल्प हैं ए
ये 5 परमाणु संपन्न देशों के साथ एक वायुसैन्य अभ्यास है भारत का। बी, वनों की आग पर नियंत्रण से संबंधित है ये। सी, ये मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए है। अथवा डी, रेलवे यात्रा के दौरान अपराधों को रोकने से संबंधित है ये। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। व्याख्या देख लेते हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के साथ मादक पदार्थों का धंधा करने वाले नेटवर्क को नेस्तनाबूद करने के लिए एक कई चरण वाला गरुड़ अभियान चलाया है। सीबीआई, इंटरपोल और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के साथ तालमेल कर विशेष रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में ये विशेष अभियान चला रही है। गरुड़ अभियान का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय खुफिया सूचनाओं के आधार पर मादक पदार्थों का धंधा करने वालों, उनके उत्पादन क्षेत्र और इस काम में मदद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना है। अभियान के दौरान देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारियां की गई हैं। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 25 सितंबर, बी 29 सितंबर, सी 30 सितंबर अथवा डी 15 सितंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी ये 29 सितंबर को मनाया जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। आज यानी 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस है। प्रत्येक वर्ष ये दिन हृदय रोगों और उनके निवारण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष यानी साल 2022 के लिए हृदय दिवस की थीम है यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट। ये हृदय रोगों के निवारण के लिए पूरे विश्व के लोगों को एकजुट करने का आह्वान करता है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत का नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं ए आर वेंकट रमण, बी मुकुल रोहतगी, सी के वेणुगोपाल अथवा डी अल्पेश मिस्त्री। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी आर वेंकट रमण को नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। व्याख्या देख लेते हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकट रमण भारत के नए अटॉर्नी जनरल बनाए गए हैं। बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। ये देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी और केंद्रीय कार्यपालिका का एक अंग होता है। अटॉर्नी जनरल को नियुक्त करने का काम मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। महान्यायवादी के तौर पर नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कुछ योग्यता रखनी होती है, जैसे कि वो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य हो, यानी वो भारत का नागरिक हो, उसे हाईकोर्ट के जज के रूप में काम करने का 5 सालों का अनुभव हो, या किसी हाईकोर्ट में वकालत का 10 सालों का अनुभव हो, या फिर राष्ट्रपति के विचारों में वो कानूनी मामलों का जानकार हो। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का गठन 1 अक्टूबर 2015 को किया गया था। दूसरा, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण को कंपनी एक्ट 2013 की धारा 132 के तहत गठित किया गया था। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी न तो 1 न ही 2। इसका उत्तर है बी। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण सुर्खियों में रहा, क्योंकि इस महत्वपूर्ण प्राधिकरण ने मैसर्स सुब्रमण्यम बंगाली एंड एसोसिएट्स, जो वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान ट्राइलॉजिक डिजिटल मीडिया लिमिटेड के सांविधिक लेखा परीक्षा के लिए सहयोगी साझेदार था, के खिलाफ कार्यवाही की है। NFRA ने इसके लिए CA राजीव बंगाली द्वारा व्यावसायिक कदाचार के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 132 के सब क्लॉज 4 के तहत आदेश जारी किया है। NFRA ने उन्हें 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाने के अलावा किसी भी कंपनी या निकाय कॉरपोरेट के सांविधिक लेखा परीक्षक और आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति को 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का गठन 1 अक्टूबर 2018 को किया गया था, न कि 2015 में। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण को कंपनी एक्ट 2013 की धारा 132 के तहत गठित किया गया था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब देखते हैं दूसरा सवाल। इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन का वर्ल्ड वाटर कांग्रेस 2022 कहां आयोजित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं
ए स्टॉकहोम, बी कोपेनहेगन, सी ओस्लो या फिर डी हेलसिंकी। इसका उत्तर है बी। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में भारत और डेनमार्क के मंत्रियों ने कोपेनहेगन यानी डेनमार्क में इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन के वर्ल्ड वाटर कांग्रेस 2022 में भारत में शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य पर प्रकाश डालते हुए एक व्हाइट पेपर यानी श्वेत पत्र जारी किया है। शहरी अपशिष्ट जल प्रबंधन पर एक श्वेत पत्र तैयार करने के लिए जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग, जल शक्ति मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, इंटरनेशनल एजेंसी इनोवेशन सेंटर डेनमार्क और अकादमिक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे के भागीदारों को दी थी। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। शून्य अभियान जिसकी 1 वर्षीय वर्षगांठ मनाई गई है किस संगठन से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए एपिडा, बी CACP, सी नीति आयोग या फिर डी फिक्की। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। भारत के शून्य प्रदूषण ई मोबिलिटी अभियान शून्य की 1 वर्ष की वर्षगांठ को मनाने के लिए नीति आयोग ने हाल ही में 1 दिवसीय समारोह का आयोजन किया था। शून्य राइड हेलिंग और डिलीवरी के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों यानी EV के उपयोग को बढ़ावा देकर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एक उपभोक्ता जागरूकता अभियान है। इस अभियान में 130 उद्योग भागीदार हैं, जिनमें राइड हेलिंग, डिलीवरी और EV उद्योग शामिल हैं। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। ई बाल निदान पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, बाल अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ शिकायतों के निवारण के लिए ऑनलाइन पोर्टल ई बाल निदान को नया रूप दिया गया है। दूसरा, इस पोर्टल को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा विकसित किया गया है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी न तो 1 न ही 2। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में बाल अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ शिकायतों के निवारण के लिए ऑनलाइन पोर्टल ई बाल निदान को नया रूप दिया गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के समन्वित कामकाज और बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 13 की सब क्लॉज 2 के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए NCPCR ई बाल निदान पोर्टल पर सभी SCPCR तक पहुंच प्रदान करेगा। अब बात करते हैं आज के 5वें और अंतिम सवाल की। सांकेतिक भाषा दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, सांकेतिक भाषा दिवस समारोह का आयोजन पूरे देश में 3200 स्थानों पर हाल ही में किया गया है। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में घोषित कर चुका है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी न तो 1 न ही 2। इसका उत्तर है सी, यानी दोनों कथन सत्य हैं। व्याख्या देखते हैं। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत आने वाला एक स्वायत्त निकाय भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र ने 23 सितंबर 2022 को आज़ादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के CD देशमुख ऑडिटोरियम नई दिल्ली में सांकेतिक भाषा दिवस 2022 समारोह का आयोजन किया। जब से संयुक्त राष्ट्र ने 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस घोषित किया है, तब से भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को इस समारोह का आयोजन करता है। इस वर्ष गृह मंत्री की अध्यक्षता में हुई राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति की बैठक में अन्य बातों के साथ साथ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय यानी दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा 23 सितंबर 2022 को आयोजित सांकेतिक भाषा दिवस कार्यक्रम को आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत मनाने की मंजूरी प्रदान की गई थी।